हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कुछ किताबें हैं सामने। यहाँ भूगोल की 4-5 किताबें हैं। इन किताबों को पढ़ना है, फिनिश करना है कुछ दिनों में ही, मतलब मुश्किल से 3-4-5 दिनों में ही ये सारी किताबें ख़त्म करनी हैं। तो देखते हैं किस क्रम में ये किताबें को ख़त्म करना है, कितने कितने दिन में करना है, कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे पढ़ने हैं, सारा स्ट्रैटेजी अच्छे तरीके से बना करके पढ़ाई करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की पुस्तक से। क्लास 9th की भूगोल की किताब जो है उसमें अगर देखें एनसीईआरटी में जो चैप्टर हैं वो 6 चैप्टर यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ये सारे स्ट्रेटजी बनाने के बाद हम अच्छे से फिर लग जाएंगे भूगोल की तैयारी करने में, क्योंकि भूगोल वैकल्पिक विषय से जो निकलने का दर है, अगर 2018 के हिसाब से देखा जाए तो 2000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था भूगोल वैकल्पिक विषय से, जिसमें से 100 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। यानी कि भूगोल वैकल्पिक विषय से जो सिलेक्शन का रेट है वो 5% है। और जैसे इतिहास है, कुछ अन्य विषय हैं, हिंदी साहित्य है, उन सब में भी अगर सिलेक्शन का रेशियो देखा जाए तो लगभग 5%, 4%, 8% ऐसे ही करके आता है। तो सारे विषय यूपीएससी के वैकल्पिक के लिहाज से सब लगभग समान जैसे ही हैं। तो मेरा जो विषय है, रुचि का क्षेत्र है, वो भूगोल है। तो भूगोल वैकल्पिक विषय की तैयारी करने के लिए बेसिक जो किताबें हैं एनसीईआरटी, वहाँ से स्टार्टिंग करना ज़्यादा लाभप्रद हो सकता है। तो हम क्लास 9 की एनसीईआरटी, क्लास 10, 11, 12 की एनसीईआरटी को हम तैयार करेंगे। हालांकि 12th का मेरे पास एक ही बुक है एनसीईआरटी की, मानव भूगोल नाम की। यहाँ पे आप देख पाएंगे मानव भूगोल नाम की एक ही किताब है कक्षा 12 की। तो पहला चैप्टर है क्लास 9th की एनसीईआरटी, भारत आकार और स्थिति। भारत का आकार और स्थिति क्या है। दूसरा है भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा है अपवाह। चौथा जलवायु। पांचवा प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। छठा है जनसंख्या। कुल मिलाकर के पेज अगर देखा जाए तो 64 पेजेस हैं, 64 पेज हैं। ये पहला चैप्टर यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसमें भारत और भारत का आकार, उसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। बेसिक सा चैप्टर है। फिर भारत का भौतिक स्वरूप है। तो अगर हम इसको देखें करने के लिए इस बुक को, तो 64 पेज हैं। अगर 1 घंटे में हम 1 घंटा टाइम दें तो 1 घंटे में लगभग आराम से 10 पेज किए जा सकते हैं। यदि 64 पेज है तो 6 घंटा, 5 से 6 घंटे में ये हो सकता है। तो इसका जो टारगेट है उसको हम रखेंगे 1 दिन में कंप्लीट करने का। 1 दिन में इस बुक को कंप्लीट किया जा सकता है कि नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन किया जा सकता है अगर सारा दिन इसी पर दे दिया जाए तो, है ना। तो 1 दिन में इसको हम कंप्लीट करने का टारगेट बनाए तो कंप्लीट किया जा सकता है। एक बार हम पलट के देख लें। हाँ, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है वैसे। इट इज़ अचीवेबल, वी कैन अचीव दिस टारगेट। तो वी हैव टू कंप्लीट दिस बुक ऑफ क्लास 9th विद इन 1 डे। देखते हैं टारगेट पूरा होता है कि नहीं। देखते हैं, क्या पूरा करेंगे ही, इसको करना है ही। बेसिक किताबें हैं, इन सबको हम एक एक बार, 2-2 बार रीडिंग करने के बाद फिर जो मॉडल बुक्स होती हैं भूगोल वैकल्पिक विषय की, उसकी ओर हम बढ़ेंगे। लेकिन पहले एनसीईआरटी एकदम अच्छे से सारी बातें तथ्य परक तरीके से याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज अगर हम डेट की बात करें तो आज जो डेट है वो है 6 फैब। आज है 6 फरवरी, आज का डेट है। तो कल से अगर इसको हम स्टार्ट करें तो 7 फरवरी को, तो 7 फैब को इसको कंप्लीट करना है। 1 दिन में ही कंप्लीट करना है। ये सारा का सारा बुक 1 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर हम उठाते हैं क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है यहाँ पे। तो एक कॉपी में हम नोट करते जाएं कि कौन से दिन कितना हमें काम कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है
नोट। तो यहाँ पे पहला जो टारगेट है वो है क्लास 9th का बुक करना है 7 फरवरी को, एक दिन में करना है इसको, 7 फरवरी। फिर नेक्स्ट बुक है क्लास 10th का एनसीईआरटी भारत का भूगोल, समकालीन भारत, ये करके है। और अगर इसको हम मिलाते चलें कि जो भूगोल वैकल्पिक विषय है उसमें किस हिस्से में यूज़फुल हो सकती हैं ये सारी एनसीईआरटीज़, तो वो भी हम देखते हैं। एक सिलेबस को सामने रख करके उसको भी एनालाइज करते चलते हैं कि किस क्लास की एनसीईआरटी कहाँ तक हमारे सिलेबस से लिंक होता है। तो यहाँ पे सिलेबस सारा सारा लिखा हुआ है भूगोल वैकल्पिक विषय का। तो पहला जो बुक था क्लास 9th का, इसमें जो बातें हैं, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, जनसंख्या, तो ये बेसिक सी बात है जो भारत का भूगोल। पहला जैसे प्रश्न पत्र एक है भूगोल के सिद्धांत, जिसके 2 पार्ट हैं, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो प्राकृतिक भूगोल से बहुत ज़्यादा संबंध इसका नहीं होगा, लेकिन जो भारत का भूगोल है जो पेपर 2 में आता है, यहाँ पे भारत का भूगोल, तो इससे रिलेट करके हम देख सकते हैं भौतिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है, एक टॉपिक है प्रश्न पत्र 2 में। और जूम करके दिखाए तो पेपर 2 में भौतिक, पहला टॉपिक है, 10 टॉपिक है कुल मिलाकर के पेपर 2 में। पहला है भौतिक विन्यास, यानी कि पड़ोसी देशों के साथ भारत का अंतरिक्ष संबंध, संरचना एवं उच्चावच, अपवाह तंत्र एवं जल विभाजक, भू आकृतिक प्रदेश, भारतीय मानसून एवं वर्षा प्रतिरूप, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एवं पश्चिमी विक्षोभ की क्रियाविधि, बाढ़ एवं अनावृष्टि, जलवायवीय प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा प्रकार एवं उनका वितरण, ये सारे जो टॉपिक हैं इससे हम रिलेट करके देख सकते हैं क्लास 9th का जो एनसीईआरटी है। फिर क्लास 10th का जो है उसके हम चैप्टर्स देखते हैं, चैप्टर्स तो इसमें है संसाधन एवं विकास, चैप्टर है संसाधन एवं विकास। फिर वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये संसाधन वगैरह संबंधित हैं, जो कि अगर हम देखें पेपर 2 में जो सेकंड टॉपिक है संसाधन करके ये, जिसमें भूमि, सतह एवं भौमजल, ऊर्जा, खनिज, जीवी एवं समुद्री संसाधन, वन एवं वन्य जीवन संसाधन एवं उनका संरक्षण, ऊर्जा संकट। फिर इसमें कृषि भी है, टॉपिक है क्लास 9 में कृषि, तो यहाँ कृषि भी है पेपर 2 में। कृषि में क्या क्या है, अवसंरचना, सिंचाई, बीज, उर्वरक, विद्युत, संस्थागत कारक में जोत, भूधारण एवं भूमि सुधार, शस्यन प्रतिरूप, कृषि उत्पादकता, कृषि प्रकर्ष, फसल संयोजन, भूमि क्षमता, कृषि एवं सामाजिक वानिकी, हरित क्रांति एवं इसकी सामाजिक, आर्थिक एवं पारिस्थितिक विवक्षा, वर्षाधीन खेती का महत्व, पशुधन संसाधन एवं श्वेत क्रांति, जल कृषि, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन एवं कुक्कुट पालन, कृषि प्रादेशिकरण, कृषि जलवायु क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिक प्रदेश। फिर क्लास 10 की एनसीईआरटी में देखें तो एक टॉपिक है विनिर्माण उद्योग। तो यहाँ पे जो उद्योग करके टॉपिक है, उद्योग पेपर 2 में, पेपर 2 में पहला टॉपिक है भौतिक विन्यास, दूसरा है संसाधन, तीसरा है कृषि, चौथा है उद्योग। उद्योगों में क्या क्या है, तो उद्योगों का विकास कैसे हुआ, जैसे कपास, जूट वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, रसायन एवं फार्मास्यूटिकल्स उद्योग, ऑटोमोबाइल, कुटीर एवं कृषि आधारित उद्योगों के अवस्थिति कारक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित औद्योगिक घराने एवं संकुल, औद्योगिक प्रादेशिकरण, नई औद्योगिक नीतियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं उदारीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पारिस्थितिकी, पर्यटन समेत पर्यटन।
तो ये सारे हैं। अब देखें कि कितना दिनों में हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो है थोड़ी सी मोटी, 100 पेज है इसमें, 100 पेजेस हैं। और क्लास 9th वाले में था 60 पेजेस था, 64 पेजेस, 65 पेज था। इसमें 100 पेज है, तो लगभग 2 दिन तो लगना ही चाहिए इसके लिए। इसमें जैसे पहले संसाधन एवं विकास, तो पूरा यहाँ पे अच्छे से चार्ट दिया हुआ है। ये सारे चार्ट को अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि इसको हम अलग अलग स्थानों पे इसका यूज़ कर सकें। संसाधनों के प्रकार कैसे कैसे हैं, उत्पत्ति के आधार पर, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर, नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और विकास के स्तर के आधार पर तो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष, ये सारी चीज़ें इसमें है। बहुत सटीक लिखा हुआ है। यहाँ पर मृदाओं का वर्गीकरण है, मृदाओं का वर्गीकरण। और ये वैकल्पिक विषम देखा जाए तो कृषि वाले टॉपिक से हम जोड़ करके इसको हम देख सकते हैं। मृदाओं का सारा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, मृदा अपर्दन और संरक्षण। तो मृदा के बारे में बेसिक बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी बातें हमको लर्न कर लेना है अच्छे तरीके से। फिर सेकंड है वन एवं वन्यजीव संसाधन करके, ये चैप्टर का नाम यहाँ पर यू कैन सी हियर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों की को लुप्त होने का खतरा है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हमें लर्न करते भी जाना है और आंसर्स में इसका यूज़ भी करते जाना है। फिर जल संसाधन है यहाँ पर। तो अगर हम इसको देखें कितना दिन में किया जा सकता है, हाउ मेनी डेज कैन इट टेक टू कंप्लीट, तो कम से कम 2 दिन इसके लिए रखा जाना चाहिए। इससे कम में न्याय नहीं हो सकता है इसके साथ में। तो सेकंड है क्लास 10th है, क्लास 10th की NCERT। तो इसको 8 फैब और 9 फैब को कंप्लीट कर लेना है 2 दिन में। इसके लिए हम दे दिए। तो 9 10th हो गया कंप्लीट। फिर आते हैं हम क्लास 11th में। क्लास 11th में 2 किताबें हैं। एक है भारत भौतिक पर्यावरण और एक पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत ये पुस्तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसको हमको कम से कम 10-12 बार इसको पढ़ लेना है। लेकिन फिलहाल हम फर्स्ट रीडिंग करेंगे इसको। तो इस पे आने से पहले ये बेसिक पुस्तक है जो कि क्लास 9 10th में जितना पढ़ा है उन सब का जो क्रक्स आ जाएगा इस बुक में। पतली सी बुक है, मतलब पेजेस अगर देखा जाए इसमें 105 पेज का ये बुक है। इसमें जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो हैं 7 चैप्टर हैं। पहला वही भारत की स्थिति, तो वही भौतिक विस्तार कैसे कहाँ पर है। फिर भू आकृति विज्ञान, जो बड़ा खंड है, खंड 2, इसमें 2 चैप्टर हैं, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, अपवाह तंत्र। फिर जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, ये करके हैं। तो यहाँ फिर से वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक मानक मील जो होता है उसमें होते हैं 1.6 किलोमीटर और एक समुद्री मील में होता है 1.8 किलोमीटर। जो स्थलीय मील होता है उसमें 1.6 किलोमीटर होता है और जो समुद्री मील होता है, नॉटिकल मील जिसको कहते हैं NM, उसमें 1.8 किलोमीटर दूरी होती है। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित है और
लंबाई चौड़ाई देखें, यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। यानी भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। तो सारे ऐसे जो फैक्ट्स हैं वो हमें अच्छे से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। फिर संरचना तथा भू आकृति विज्ञान यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एकदम, प्रायद्वीपीय खंड, ये है प्रायद्वीपीय खंड। फिर हिमालय, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, भू आकृति क्या होता है। फिर हिमालय के बारे में पूरा व्याख्या अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। हिमालय बड़ा लंबा चौड़ा इसमें लिखा हुआ है। दार्जिलिंग हिमालय, सिक्किम हिमालय, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट करके बहुत विस्तार से हिमालय के बारे में ही लिखा हुआ है। तो हिमालय का अगर हम देखें कितने पेज में लिखा हुआ है हिमालय के ही बारे में, तो खूब सारा लिख दिया है। तो हिमालय तो यहीं से अच्छे से हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ से हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। तो ये सारे हैं यहाँ पर मैप में अच्छे से लिखा भी हुआ सारा, कि एक है अरावली श्रेणी, यहाँ पर अरावली श्रेणी है। फिर मालवा का पठार है, बुंदेलखंड है, कैमूर श्रेणी है, विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, अजंता श्रेणी। फिर यहाँ पे गिर श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बघेल खंड, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया। फिर ये हिमालय के जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पटकाई बूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी। फिर यहाँ पे ये अन्नामलाई, अनाईमलाई, अनाईमुडी, यहाँ पे 2695 मीटर ऊंची एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुडी। एक चोटी है डोडा बेट्टा। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। तो ये बड़े विस्तार से यहाँ पर चीज़ें लिखा हुआ है। फिर पठार आ गया, तो पठार का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 600 से 900 मीटर है। तो दक्कन का पठार कैसे हैं, फिर मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्व पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, यहाँ पे तटीय मैदान, फिर द्वीप समूह, फिर अपवाह तंत्र यहाँ पे है। सारी नदियों के बारे में बताया गया है कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। एक यहाँ पे मैप भी है, मैप में सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स को दिखाया भी गया है। जैसे यहाँ पे देखें एकदम टॉप पे, तो सिंधु नदी है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यहाँ पे गंगा, यमुना, शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, महानदी। इधर देखें तो लूनी नदी, फिर चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। फिर प्रायद्वीप में और देखें तो साबरमती नदी, माही, नर्मदा, तापी, गोदावरी,
पेनगंगा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, दिहांग, जैसे रिवर्स है यहाँ पर। हिमालय के अपवाह कैसे कैसे हैं, उसमें क्या अंतर है, हिमालय पर्वतीय अपवाह तंत्र का विकास कैसे हुआ, हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का उद्विकास कैसे हुआ, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या है, कैसे कैसे, तो बड़े व्याख्या के साथ में लिखा हुआ है। इस पुस्तक को कंप्लीट करने में थोड़ा सा मेहनत है। ओहो, इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं 81। तो पेज नंबर 81 के बाद इसमें है क्या चीज़ें, परिशिष्ट कुछ लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो पेज अगर देखें तो 100 पेज मान लें इसमें। इसको नंबर ऑफ डेट्स हमें थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। अगर हम एक दिन में चैप्टर वाइज देखें, क्योंकि चैप्टर थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, हम 3 चैप्टर कर सकते हैं एक दिन में आसानी से। तो क्लास 9 का जो है 7 फरवरी 8 फरवरी को हम मिला लें, 2 दिनों में कर लें इसको। 6 चैप्टर है। कक्षा 10 में क्लास 10th में जो चैप्टर है वह है 7, तो इसको 2 दिन में हम कर सकते हैं। तो 9 तारीख को और 10 तारीख को ऐसे कर लें, थोड़ा आसानी से चले, ज़्यादा लोड ना लें तो ही सही है। इसमें है 7 चैप्टर, तो इसको 2 दिन में किया जा सकता है। थोड़ा सा दिक्कत है, ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा कम करते हैं, इसको 3 दिन में करते हैं। क्लास 11th की जो बुक है इसको हम 3 दिन में करेंगे। तो क्लास 11th का जो है उसमें हम 11, 12, 13 फैब इसको कर लिए क्लास 11th पार्ट 1। फिर एक है क्लास 11th पार्ट 2, 2 पुस्तक हैं। तो ये है पार्ट 2 की बुक, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो हैं 16, नंबर ऑफ पेजेस हैं 150, 149 पुस्तक है, अच्छी खासी मोटी खासी। 16 पेज है, 16 चैप्टर हैं। तो 3 चैप्टर करें तो 3×5 = 15, 5 दिन जाएगा। 4 करें तो 4 दिन जाएगा। हालांकि इस बुक को मैं 2-3 बार ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, तो टाइम थोड़ा कम जाना चाहिए, लेकिन बुक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसको हम आराम से लेकर चलते हैं, 5 दिनों में इसको हम करते हैं, इस बुक को 5 डेज में। मतलब 14, 15, 16, 17, 18 फेब इसको करते हैं। फिर लास्ट बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 10 चैप्टर है, नंबर ऑफ पेजेस हैं 100। तो 3 चैप्टर करें तो 3 दिन में इसको ख़त्म किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी बुक है ये। तो
3 दिन में इसको कंप्लीट कर ही लेना है किसी भी हाल में। और ये टॉपिक जो है वो भूगोल वैकल्पिक विषय में जो पेपर 2 है, पेपर 2 में मानव भूगोल वाला जो हिस्सा है उसे रिलेट करके देखा जा सकता है। जैसे या पेपर 1 में जो मानव भूगोल वाला हिस्सा है उसे हम रिलेट करके देख सकते हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन से। तो मानव भूगोल बेसिक बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। संभववाद क्या है, मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण, ये सब होता क्या है, कुछ यहाँ पे सैद्धांतिक बातें हैं। तो सारा हम पढ़ेंगे अच्छे से, इसको 3 दिन में हम कर सकते हैं। तो 5वां क्लास 12th का जो है 19, 20, 21 फ़रवरी को इसको कर लिया। तो कुल मिला करके जो दिन बने वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन।